हेलो साथियों, आज हमने संकलित की है रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा आप हुदरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हमने स्वयं ही इसका अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद इन प्रश्नों को संकलित किया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं और इन प्रश्नों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये प्रश्न बिना विकल्प वाले हैं। इन प्रश्नों अति लघुत्तरीय रूप में है, ये वन लाइनर टाइप में, कुछ कथन भी हैं। इन प्रश्नों को आप जो है पढ़िए और अपने मन में उत्तर को इसके बारे में सोचिए और उसके बाद यदि आप नहीं बता पाते हैं तो इसका उत्तर हम आपको बताएंगे। आप अपने दिमाग को, अपने विचार को इन प्रश्नों के उत्तर की खोज की तरफ ले जाइए। तो इसी कड़ी में हम प्रारंभ करते हैं। पहले क्वेश्चन का देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आसान है। रमणिका गुप्ता जी के परिचय के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि रमणिका गुप्ता जी का जन्म, जो आत्मकथा की लेखिका हैं, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। रमणिका गुप्ता जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो इनका जन्म जो है 22 अप्रैल को 1930 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था। कहाँ? पंजाब में सुनाम प्रांत है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। किसका? रमणिका गुप्ता जी का। रमणिका गुप्ता कौन है? आप हुदरी 2015 में इन्होंने आत्मकथा लिखी, उसी की लेखिका हैं। ठीक है, 22 अप्रैल 1930 को पंजाब के सुनाम प्रांत में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। इनके माता और पिता कौन थे? किसके? इनके माता और पिता कौन थे? रमणिका गुप्ता जी के माता और पिता। इनकी माता का नाम था लीलावती वेदी। क्या नाम था? लीलावती वेदी, ये माता हो गई इनकी। इनके पिता की यदि बात की जाएगी तो प्यारेलाल वेदी। ये प्यारेलाल वेदी और लीलावती वेदी, ये इनके माता पिता थे। प्यारेलाल वेदी जो है, अगर इनके व्यवसाय की बात की जाए तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, आर्मी में फोर्स के जवान थे ये। और लीलावती वेदी जो इनकी माँ हैं, ये गृहिणी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है ये, अगर आप इसको देखिए, अगर आप सही मायने में लड़कियों को खोजना चाहते हैं तो जितना यहाँ जर्नल, कर्नल, फौजी अफसर के साथ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उन सबके घरों की तलाशी लीजिए तो उनके अर्दलियों के पास भी एक एक दो दो लड़कियां मिल जाएंगी। ये कथन किसका है और किस बारे में इन्होंने ये कथन कहा है, ये आपको बताना है। तो ये कथन जो है रमणिका गुप्ता जी का ही है। इन्होंने ये कथन किसका है? रमणिका गुप्ता जी का ही है। और इन्होंने इसको कब कहा था, महत्वपूर्ण ये भी है। ये कथन जो है रमणिका गुप्ता जी का है। ये कथन इन्होंने कब कहा था? तो जो पंजाब में दंगे हुए थे, उसके बाद मुसलमान लड़कियों की रिकवरी के लिए मुख्यमंत्री गुरमुख सिंह, उस समय मुख्यमंत्री गुरमुख सिंह थे, और महिला नेता सुशीला नैयर की उपस्थिति में इन्होंने ये महत्वपूर्ण और साहसी वक्तव्य कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। रमणिका जी किसकी वंशज थी, ये आपको बताना है। रमणिका जी किसकी वंशज थी या किनकी वंशज थी? तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो रमणिका जी गुरु नानक की वंशज थी। पंजाब की थी, पंजाब के गुरु नानक साहब भी थे। तो अगर ये पूछा जाएगा ये किनकी वंशज थी, तो ये गुरु नानक की वंशज थी। किनकी वंशज थी? गुरु नानक की वंशज थी। अगला क्वेश्चन देखिए। रमणिका जी वेद प्रकाश से प्रेम विवाह करती हैं, वे किस जाति और किस पद पर थे? रमणिका जी वेद प्रकाश से प्रेम विवाह करती हैं,
रमणिका जी जिनसे शादी करती हैं उनका क्या नाम होता है? उनका नाम होता है वेद प्रकाश। पूछा गया है कि वेद प्रकाश किस जाति के थे और वो किस पद पर थे, ये 5वां नंबर प्रश्न है। तो ये गुप्ता जाति के थे, ये गुप्ता जाति के थे, इसीलिए रमणिका जी के नाम में टाइटल लग गई है गुप्ता, नहीं तो ये क्षत्रिय परिवार से संबंध रखती थी रमणिका जी। और पूछा गया है कि वो किस पद पर थे, कौन? ये वेद प्रकाश गुप्ता जो है वो किस पद पर थे? तो ये पद पर थे सहायक नियोजन अधिकारी के पद पर। कौन से पद पर थे? सहायक नियोजन अधिकारी के पद पर। ठीक है, इन्हीं वेद प्रकाश गुप्ता से जो सहायक नियोजन अधिकारी थे, इन्हीं से जो है रमणिका गुप्ता जी प्रेम विवाह करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वेद प्रकाश और रमणिका की प्रेम विवाह तो हो जाता है, और प्रेम विवाह के बाद इनकी संतानें कितनी हुई, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जानिए। तो इसमें एक पुत्र हुआ, एक पुत्र हुआ, एक सन, और इसमें हुई इनकी 2 पुत्रियां, 2 डॉटर, एक पुत्र और 2 पुत्रियां। तो जो पुत्र का नाम था वो उमंग पावेल गुप्ता था। पुत्र का नाम अगर पूछा जाए तो उमंग पावेल गुप्ता, और पुत्रियों का नाम यदि पूछा जाए तो आप बताइएगा शीला, सिब्बल और तरंग गुप्ता। क्या बताएंगे? शीला, सिब्बल और तरंग गुप्ता। ठीक है, ये देखिए गुप्ता जी की मृत्यु, यानी कि रमणिका गुप्ता जी की मृत्यु जो 2019 में हो गई, उस समय वे किस पद पर थी? उस समय वो किस पद पर थी? तो इनका जन्म कब हुआ था? 1930 में। ये हमने आपको पहला क्वेश्चन के रूप में कराया था। कब? 22 अप्रैल 1930 को तो इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में। अब इनकी मृत्यु यहाँ दिखा दिया है 2019 में हुई थी। जब इनकी मृत्यु हुई तो वे किस पद पर थीं, ये बताना है आपको। तो ये झारखंड के मांडू सीट से, मांडू सीट से ये विधायक पद पर थे। झारखंड से मांडू सीट से ये विधायक पद पर थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। गुप्ता जी ने 2 प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, वो कौन कौन से हैं? ये जब गुप्ता जी की बात आ जाएगी तो आप इसको रमणिका गुप्ता समझिए। इन्होंने 2 उपन्यास लिखे। कौन कौन से उपन्यास लिखे? मौसी उपन्यास इन्होंने लिखा, और मौसी के बाद इन्होंने लिखा सीता उपन्यास। मौसी उपन्यास लिखा और सीता। तो मौसी उपन्यास इन्होंने लिखा है कब? 1997 में, और सीता उपन्यास इन्होंने लिखा है कब? 1996 में। ठीक है, मौसी उपन्यास इन्होंने लिखा 1997 में, और सीता उपन्यास इन्होंने लिखा 1996 में। रमणिका जी ने 2 आत्मकथाएं लिखी। एक आत्मकथा जो यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल है, जिससे संबंधित प्रश्न उत्तर आप कर रहे हैं, आगे ये निरंतर चल रहा है। तो इन्होंने 2 आत्मकथा लिखी। जो पहली आत्मकथा इनकी है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा। तो पहली आत्मकथा जो है ये हादसे लिखी इन्होंने, हादसे नाम से। तो हादसे को इन्होंने कब लिखा था, ये अगर पूछ दिया जाएगा तो आप बताइएगा 2005। और उसके बाद इन्होंने आत्मकथा का दूसरा रूप इनका जो है वो आप खुदरी है। आप खुदरी को इन्होंने लिखा 2015 में। कब लिखा? 2015 में। ठीक है, 2 आत्मकथाएं इन्होंने लिखी, हादसे 2005 में, आप खुदरी 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप खुदरी किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अभिप्राय है? अगर पूछ लिया जाएगा आप खुदरी जिस नाम से इन्होंने ये आत्मकथा लिखी है वो किस भाषा का शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो आप खुदरी जो है ये पंजाबी भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का शब्द है? पंजाबी भाषा का शब्द है, ये पंजाबी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि अपने मन का करने वाली, अपने मन का करने वाली, सारी सीमाओं बाधाओं को तोड़ने वाली, किसी की ना सुनने वाली, अर्थात जिद्दी, अपने मन का करने वाली। इसको हम कह सकते हैं किसी का ना सुनने वाली, सारे सीमाओं बाधाओं को तोड़ने वाली। ये अब आप खुदरी शब्द का अभिप्राय है, अर्थ है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप हुदरी आत्मकथा में लेखिका के पारिवारिक और निजी जीवन के वृत्तांतों का वर्णन है, तो हादसे आत्मकथा में जीवन के किन पहलुओं का वर्णन किया गया है? यदि आप हुदरी आत्मकथा पढ़े होंगे तो इसमें किस चीज़ का वर्णन है ये आप देख लीजिए। तो इसमें पारिवारिक और निजी जीवन के वृत्तांतों का लेखिका ने वर्णन किया है। उसी प्रकार से हादसे जो है आत्मकथा इन्होंने जो 2005 में लिखी थी, जो आत्मकथा इन्होंने 2005 में लिखी थी, उसमें किस चीज़ का वर्णन किया है ये आपको बताना है। तो जो उसकी विषय वस्तु है तो उसमें उन्होंने राजनैतिक और सामाजिक यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। इसका वर्णन किया है, राजनैतिक और सामाजिक यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। आप हुदरी की विषय वस्तु यदि पूछा जाए तो इसमें लेखिका ने अपने पारिवारिक और निजी जीवनों का वर्णन किया है। हादसे में यदि पूछा जाए तो हादसे में इन्होंने अपने राजनैतिक और सामाजिक यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। आगे देखते हैं। बलराम से रमणिका जी का प्रेम कैसे होता है? बलराम, रमणिका जी का पहला प्रेमी ये था बलराम। तो इस बलराम से इनका मिलन कैसे होता है, इनका संपर्क कैसे होता है, ये आपको बताना है। यदि आप आत्मकथा को पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 12 है। तो बलराम से रमणिका का जो संबंध है या प्रेम है वो कैसे शुरू होता है? तो रमणिका अपने भाई की चिट्ठी, रमणिका अपने भाई की चिट्ठी जो है, रमणिका अपने भाई की चिट्ठी उसकी प्रेमिका के पास पहुंचाने जाती थी। रमणिका के भाई की प्रेमिका तो अपने भाई की चिट्ठी उसके प्रेमिका के पास पहुंचाने जाती थी। इसी आवाजाही में रमणिका और बलराम का संपर्क होता है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। उसे दिन मानो, उसे दिन मानो, उस दिन मानो, ये उसे दिन नहीं है, ये उस दिन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये उस दिन है, उस दिन। उस दिन मानो किसी ने हमारे, उस दिन मानो किसी ने हमारे पोर पोर में लिख दिया, या हम दोनों के लिए प्रेम का पहला एहसास था। फिर से एक बार देख लीजिए। उस दिन मानो किसी ने हमारे पोर पोर में लिख दिया, या हम दोनों के लिए प्रेम का पहला एहसास था। ये खाली स्थान में क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। ये किसके लिए कही है रमणिका जी? रमणिका जी का कथन है। तो यह जो है रमणिका जी ने किसके लिए कहा है? उस दिन मानो किसी ने हमारे पोर पोर में लिख दिया, या हम दोनों के लिए प्रेम का पहला एहसास था। तो ये उन्होंने कहा है बलराम के बारे में। किसके बारे में? बलराम के बारे में। बलराम के साथ अपने प्रेम के अनुभव को बताते हुए कहते हैं। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पहली बार उसने मुझे बाहों में भरकर चूमा और कहा कि हम मिले भी तो तब जब कभी ना मिलने के लिए अलग हो रहे हैं। बहुत देर हो गई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मैं कितना प्यार दे सकता था तुम्हें। मैं चुप थी, रह रह कर कंपकपी आ रही थी, बस आंखें बंद कर आलिंगन महसूस कर रही थी। यह कथन जो है किसका है और किसके प्रति है, इसको एक बार और आप ध्यान से पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। पहली बार उसने मुझे बाहों में भरकर चूमा और कहा कि हम मिले भी तो तब जब कभी ना मिलने के लिए अलग हो रहे थे। बहुत देर हो गई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मैं कितना प्यार दे सकता था तुम्हें। मैं चुप थी, रह रह कर कंपकपी आ रही थी, बस आंखें बंद कर आलिंगन महसूस कर रही थी। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो हमीद का एक बलराम के बाद दूसरा प्रेमी आता है इनके जीवन में जिसका नाम आता है हमीद। बलराम के बाद दूसरा प्रेमी इनका आता है रमणिका गुप्ता जी का, जिसका नाम है हमीद। हमीद से ये संवाद है रमणिका जी का, हमीद और रमणिका जी का ये संवाद है। हमीद से प्रेम भी करती हैं रमणिका जी और इसे
इससे पूर्व भाई कहकर भी पुकारते थे। तो कुछ इस कदर था प्रेम रमणिका और हमीद का। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखिका रमणिका गुप्ता के नृत्य प्रशिक्षक का क्या नाम था जिसके साथ उन्होंने विवाह के बाद भी दैहिक सुख के लिए आकर्षित होते थे? इनके नृत्य प्रशिक्षक का नाम था जिसकी तरफ भी ये आकर्षित हुई और उससे दैहिक सुख प्राप्त की। इसका क्या नाम था ये बताना है। तो उनके नृत्य प्रशिक्षक का नाम था बलजीत। उनके नृत्य प्रशिक्षक का नाम था बलजीत। क्या नाम था? बलजीत। अगला क्वेश्चन देखिए, जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया उतना प्यार आज तक केवल वीरेंद्र को छोड़कर किसी ने नहीं किया। हमारे बीच प्रकृति और पुरुष की घनिष्ठता थी। लेखिका के ये कथन किसके बारे में है ये आपको बताना है। लेखिका के ये कथन किसके बारे में है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर है 16 और 16 का आंसर हो जाएगा। पहला प्रेमी इनका था बलराम। पहला प्रेमी था इनका बलराम। पहला प्रेमी था इनका बलराम। दूसरा होता है हमीद। उसके बाद इनके नृत्य प्रशिक्षक होते हैं। उसके बाद होते हैं आहूजा। और आहूजा के साथ प्रेम संबंधों के चर्चा करते हुए उन्होंने ये कथन कहे हैं। ठीक है, रमणिका जी ने। इसको फिर से देख लीजिए, जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया उतना प्यार आज तक केवल वीरेंद्र को छोड़कर किसी ने नहीं किया। हमारे बीच प्रकृति और पुरुष की घनिष्ठता थी। लेखिका के ये कथन किसके बारे में है? तो लेखिका के ये कथन आहूजा के बारे में है। आहूजा कौन थे? तो आहूजा और रमणिका एक दूसरे से प्रेम करते थे, यानी कि आहूजा रमणिका के प्रेमी थे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर हम देखते हैं। जबरन प्रेम का नाटक, चाहे वह पति से हो या प्रेमी से, सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। जब भी उपजे जिसके लिए भी उपजे, मुझे उससे प्यार कर लेना प्यार के प्रति ईमानदार कोशिश है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 17 है ये, आपको बताना है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है रमणिका जी का। ये कथन किसका है? रमणिका का। ये कथन किसका है? रमणिका का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका ने, अगला क्वेश्चन क्या है 18 नंबर, लेखिका ने बिहार के मुख्यमंत्री के साथ किसके यौनिक और राजनीतिक संबंधों की चर्चा की है? लेखिका ने बिहार के मुख्यमंत्री के साथ किसके यौनिक और राजनीतिक संबंधों की चर्चा की है? तो इन्होंने स्वयं, लेखिका ने स्वयं के बारे में बताया है कि इनका जो है बिहार के मुख्यमंत्री, तत्कालीन बिहार के सीएम के साथ भी संबंध रहे और बिहार के सीएम ने इनको बीपीएससी का चेयरमैन भी बनाया था। बीपीएससी का चेयरमैन भी बनाया था। किसको? रमणिका गुप्ता जी को। ये बीपीएससी के चेयरमैन भी थी और बिहार के सीएम के साथ भी इनके संबंध रहे। 18 नंबर क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, कथन है। अर्दलियों की बीवियां दूर पास के रिश्तेदार की बहुएं और लड़कियों सबसे उनका रिश्ता था। लेखिका का यह कथन किसके बारे में है? ये एक आरोप है या कथन है, जो भी आप समझिए। इसको फिर से देख लीजिए एक बार। अर्दलियों की बीवियां दूर पास के रिश्तेदार की बहुएं और लड़कियों सबसे उनका रिश्ता था। लेखिका का यह कथन किसके बारे में है? ये 19 नंबर क्वेश्चन है। तो लेखिका ये आरोप अपने पिता के ऊपर लगाते हैं। किसके ऊपर? अपने पिता के ऊपर ही कहते हैं कि उनकी अर्दलियों की बीवी, बहुएं और लड़कियों से भी उनका रिश्ता था। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखिका कर्मकांड और हिंदू रीति रिवाज को मानने वाली थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी पुस्तक पढ़ी जिसको पढ़ करके उन्होंने पूजा पाठ, तीज त्योहार, कर्मकांड आदि हमेशा के लिए दूरी बना ली। उस पुस्तक का नाम क्या है? यदि इस आत्मकथा में उसका जिक्र भी इन्होंने किया है। तो
इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर, इस क्वेश्चन को यदि आप ना समझ पाए हो तो एक बार ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि रमणिका गुप्ता जी पहले बहुत ही धार्मिक और कर्मकांडी प्रकृति की थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी पुस्तक का जिक्र किया है जिसको पढ़ करके उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों को त्याग दिया, पूजा पाठ को त्याग दिया। तो उस पुस्तक का नाम क्या है, यही आपको बताना है। तो उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश उस पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका के लेस्बियन रिश्ते किसके साथ थे? लेखिका के लेस्बियन रिश्ते किसके साथ थे? उनकी स्वयं के भाभी के साथ थे। लेखिका के लेस्बियन रिश्ते किसके साथ थे? स्वयं के भाभी के साथ इनके रिश्ते लेस्बियन टाइप के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुड़ीमार प्रथा क्या है? कुड़ीमार प्रथा क्या है? तो कुड़ीमार प्रथा क्या है? ये जब बेटियों का जन्म होता था तत्कालीन समय में जब बेटियों का जन्म होता था तो उसी समय दाई द्वारा, जो दाई होती थी, अफीम छोटी बच्चियों के मुंह में अफीम जो है लगा करके या उनको सेवन करा करके उनकी हत्या कर देते थे, उनको मार देते थे। बच्चियों को केवल मारा जाता था। यही कुड़ीमार प्रथा कहलाती है। तो ये कुड़ीमार शब्द इसमें आया है आत्मकथा में। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इस प्रथा को समझिए, और परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है, इसको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। आप उधरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। यह एक स्त्री की आत्मकथा है। इसमें विभाजन के समय के दंगे दर्ज हैं। इसमें बिहार राजनेताओं के चेहरे के असलियत दर्ज हैं। आत्मकथा इसलिए भी विशिष्ट है कि रमणिका जी ने जैसा जीवन महसूस किया वैसा ही लिखा है। कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो ये कथन है मैनेजर पांडे का। किसका कथन है? मैनेजर पांडे का। ये कथन किसका है? मैनेजर पांडे का। मैनेजर पांडे ने इनके बारे में लिखा है। मैनेजर पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मैं औरत के लिए स्वच्छंद शब्द को स्वतंत्र से बेहतर मानती हूँ। मैं स्वच्छंद होना श्रेयस्कर समझती हूँ क्योंकि इसमें छद्म नहीं है, दंभ भी नहीं है। यह कथन किसका है? एक बार फिर से देख लीजिए। मैं औरत के लिए स्वच्छंद शब्द को स्वतंत्र से बेहतर मानती हूँ। मैं स्वच्छंद होना श्रेयस्कर समझती हूँ क्योंकि इसमें छद्म नहीं है, दंभ भी नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लेखिका का है। तो ये लेखिका कौन है? तो लेखिका रमणिका गुप्ता हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1930 में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी, अभी हमने आपको बताया था इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1919 में, 2019 में, 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ इनका जन्म हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब में हुआ था इनका जन्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी देह की मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालक हूँ, संचालित नहीं। ये कथन किसका है? ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपके उत्तर के प्रतीक्षा में रहेंगे। और ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। पूरे आत्मकथा को हमने पढ़ा और ये 25 क्वेश्चन हमको संकलित करने लायक लगे और ये परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं और इस आत्मकथा के निचोड़ हैं। इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिए, एक बार 2 बार देखिए, ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। आसान है, लेकिन उससे पहले आप आत्मकथा के सारांश को ज़रूर पढ़िए या पूरी आत्मकथा को पढ़िए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। उसके बाद क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। धन्यवाद।